हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। मैं हिमांशु सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक ETU के पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के 4 यूनिट को नहीं देखा है तो आप पहले उसको वॉच कर लें। और सारे वीडियोज़ को मैंने एक एक वीडियो में ही कन्वर्ट किया है यूनिट को, और जिससे आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो इसको शुरुआत करते हैं इसका, ठीक है। 5th यूनिट का जनरेटर क्या होता है? इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है देखते हैं इसका। तो प्रिंसिपल जो है, प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और इसमें देखिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ से हम 2 टर्मिनल लगा के पॉजिटिव और निगेटिव बैंडिंग वगैरह करके इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक। और इसका क्या बोलता है इसको देख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का। तो वेन एवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डायनेमिकली, जब भी कभी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को डायनेमिकली कट करता है तो क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन AC टू फेराडेज लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे बेस्ड है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। दिस EMF causes current to flow if the conductor circuit is closed। ये बोल रहा है कि जब भी कभी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को उसको कट करता है तो एक इंड्यूस EMF जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो क्या करती है? वही इंड्यूस EMF काज करती है करंट को फ्लो करने के लिए, वही कारण बनती है करंट के फ्लो के लिए, ठीक। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जनरेटर का। तो ये जो है बीच में शाफ्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ये पोल शू है, ठीक, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाला शू है ये। जैसे ब्रेक शू वगैरह होते हैं उसी तरीके से ये शू की तरह रहता है। और फिर क्या है, फील्ड वाइंडिंग की गई है। और ये क्या है, कम्यूटेटर है यहाँ पे। और ये आर्मेचर मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ द जनरेटर, ठीक है। और इंटरपोल है ये जो बीच बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये पूरा फ्रेम है ऑफ योक, ठीक। और ये स्टैंड है नीचे, ठीक। आर्मेचर देखते हैं क्या है इसके टाइप्स को। आर्मेचर जो है वो क्या है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ DC मशीन इज कॉल्ड द आर्मेचर। करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग बाय मींस ऑफ 2 और मोर कार्बन ब्रशेस माउंटेड ऑन द क्यूमुलेटर, ठीक है। करंट का जो कलेक्शन होता है वो आर्मेचर के थ्रू ही होता है, बाइंडिंग के थ्रू, बाय मींस ऑफ 2 और मोर कार्बन ब्रशेस, 2 या 2 से अधिक कार्बन ब्रशेस के थ्रू, जो कि माउंटेड होते हैं किस पे, क्यूमुलेटर पे, ठीक है। और ऐसे कौन से पार्ट होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर होता है, नीड ऑफ जनरेटर कूलिंग, ठीक। अगला देखते हैं मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। तो ओपन सिस्टम यूजिंग एयर, क्लोज सिस्टम यूजिंग एयर, और हाइड्रोजन कूलिंग, ठीक। एक्साइटर्स क्या होते हैं? इट इज़ जनरली अ शंट वाउंडेड DC मशीन, ठीक है। फॉर अ न्यू मशीन it is often necessary to apply the first excitation with a battery, ठीक। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। तो पहला है ड्राई टाइप, ठीक है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, ये कितने, अप टू 25 kVA साइज स्मॉल, इसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है, ठीक। अगला इसके 2 टाइप होते हैं, नेचुरल एयर और ब्लास्ट एयर, ठीक है। मतलब कि जो इसमें ड्राई टाइप वाले में जो कूलिंग होता है वो नेचुरल एयर के थ्रू होता है या ब्लास्ट एयर के थ्रू होता है। ब्लास्ट एयर मतलब फ़ैन वगैरह लगा के, ठीक है। दूसरा है ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, ऑयल नेचुरल
ठीक है। दूसरा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, तीसरा है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, चौथा है ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कास्ड बाई एक्सेस करंट। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, किससे, इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। किससे, डैमेज से। क्यों डैमेज क्यों हो सकता है, तो एक्सेस करंट की वजह से। ठीक है। तो टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर और वाटर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। स्विच गियर देखते हैं क्या है, इट्स फंक्शन इज टू रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर। इसका फंक्शन क्या है, रिसीव करना है पावर को और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट बाय ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड सो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट फॉल्टी पार्ट्स फ्रॉम द सिस्टम। ये क्या करता है कि एक प्रकार से एमसीबी की तरह बिहेव करता है। जैसे क्या होता है कि जब भी कहीं फॉल्ट वगैरह होता है तो एमसीबी क्या करता है, उस सर्किट को डीअटैच कर देता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कंटिन्यूस करता है। ठीक है। और जब भी मतलब शॉर्ट सर्किट की चांसेस रहती हैं तो पावर सप्लाई को कट कर देता है। ठीक, क्या बोला है, द ब्रेक टू ब्रेक द शॉर्ट सर्किट विदाउट गिविंग राइज टू डैमेज कंडीशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड, कितने टाइप के लोड होते हैं, तो पहला रेजिडेंशियल लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्यूनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड और ट्रैक्शन लोड। ठीक है। इन लोड्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, वेरियस लोड्स ऑन पावर प्लांट पे। तो पहला है नीड फॉर एडिशनल इक्विपमेंट। ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। अगला देखते हैं लोड कर्व। ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्ड शोइंग द पावर डिमांड्स फॉर एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है। ये बताता है, एक प्रकार का ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि किस किस समय, मतलब किस किस टाइम पे कितने कितने पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें इससे कर्व से पता चलता है। द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हावर्स गिव्स द एवरेज लोड ऑन द पावर स्टेशन। जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब इस जो कर्व है इसके अंडर जो एरिया आती है ये सब, ठीक है, ये एरिया जो है ये क्या बताती है, इसको अगर डिवाइड करें नंबर ऑफ हावर्स से, जितना मतलब कितने देर तक चला गया, मतलब 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या बताएगा हमें, एवरेज लोड बताएगा ऑन द पावर स्टेशन। द पीक लोड इंडिकेट्स द लोड कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। जो पीक लोड है यानी ये बताता है कि मैक्सिमम पावर डिमांड कहाँ पर, किस स्टेशन पर ज़रूरत है। ठीक है। इसको ग्राफ को देख सकते हैं। इस ग्राफ में क्या है, तो किस पावर डिमांड्स का ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे टाइम है आवर्स में। ठीक, तो ये ग्राफ है, ये कर्व, और ये बेस लोड है सबसे मिनिमम, और ये एवरेज लोड है। ठीक, और उसके बाद से पीक लोड है, ये सबसे मैक्सिमम जो लोड होता है उसको पीक लोड बोलते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ लोड कर्व, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे हमें पता चलती है कि किस जगह पर कितने कैपेसिटी के पावर स्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरा हमें ये हेल्प करता है इस्टीमेट करने में कि क्या मतलब कॉस्ट होगी, जनरेटिंग कॉस्ट, या क्या हम लोग उस पर कॉस्ट अप्लाई करेंगे, चार्ज क्या लगेंगे, बिजली का बिल मतलब एक तरीके से क्या लगना चाहिए। ठीक है। ड्यूरेशन कर्व क्या है, इट रिप्रेजेंट्स रीअरेंजमेंट ऑफ all the loads element of chronological load curve in order to descending magnitude। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द लोड्स, ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, ये फिगर शायद सही नहीं है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि एक बार मतलब बढ़ते हुए से नीचे की फिर आना। जैसे मान लीजिए कि यही ग्राफ है, तो उसको मैं ऐसे अगर बनाऊं,
ठीक ना। ये मान लीजिए कि ये 35 हो गया, ठीक। उसके बाद से 30 हो गया, उसके बाद से फिर 24 हो गया, उसके बाद से फिर 18 हो गया, उसके बाद से फिर 3 हो गया, ठीक। तो ये जो ग्राफ है इसको ऐसे अगर बनाया जाए क्रोनोलॉजिकल वे में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो ड्यूरेशन कर्व बोलेंगे, ठीक है। लो ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो गिव क्या बताता है, द क्लियर एनालिसिस ऑफ जनरेटिंग पावर इकोनॉमिकली, ठीक। एक क्लियर एनालिसिस मतलब एक तरीके से है लो ड्यूरेशन कर्व के थ्रू किया जा सकता है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर लोड्स, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर लोड्स, तो उसको दो मेथड है। कौन कौन से, स्टैटिकल और एक होता है फील्ड सर्वे मेथड। स्टैटिकल में क्या करते हैं, इसका देखते हैं डिफिनीशन। द फ्यूचर लोड इज जस्ट बेस्ड ऑन द डाटा यूज्ड फॉर द पास्ट सेवरल ईयर। जो पिछले कुछ सालों में जितना डाटा हमारे पास इकट्ठा है उसके अनुसार हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोड की मतलब ज़रूरत रहेगी, और इसका एस्टिमेटेशन अगर इसके अनुसार किया जाता है तो इसको बोलते हैं स्टैटिकल मेथड, ठीक ना। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, स्टैटिकल मेथड के कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो पहला है नॉन पैरामेट्रिक, दूसरा है सेमी पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक अप्रोच, ठीक। 3 अप्रोच हैं इसके। अगला है फील्ड सर्वे मेथड। इसमें क्या होता है कि द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स of the area for different loads such as industrial, agriculture, municipal and residential are founded। जो एग्जिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जाके, और उसके हिसाब से जैसे फील्ड सर्वे मतलब जाकर और पता करना कि किस जगह कितने लोड की ज़रूरत है, ठीक ना। और अगला है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे डिसाइड करा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की कॉस्ट होती है। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है, इंडस्ट्रियल में हम लोग पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, कि फिक्स्ड कॉस्ट में जो ऐसे कॉस्ट जो कि वेरी नहीं करते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, मतलब कि जिनको तो आपको देना ही देना है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो और चाहे ना हो। तो कौन कौन से हैं, इट इंक्लूड्स इनिशियल कॉस्ट, जो आप मशीन वगैरह लगाएंगे उसके लिए, प्लांट को सेटअप करेंगे उसका कॉस्ट, इंटरेस्ट जो आपने बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिए उस पर इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है। उसके बाद से टैक्स तो आपको पे करना ही है, ठीक है। इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा आपकी कंपनी का। उसके बाद से डिप्रिसिएशन, आपकी मशीन का जो मूल्य ह्रास होगा, मतलब समय के बढ़ने की वजह से, जैसे टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी जो कंपनीज़ की वैल्यू है और मशीन की वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन होगी अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो, ठीक ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, ये वेरिएबल होता है। अगर आप पावर प्लांट आपका वर्किंग है तो ये आपको देना है, नहीं वर्किंग है तो नहीं देना है। जैसे कि इट इंक्लूड्स फ्यूल कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेबर्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सप्लाईज, सुपरविज़न, ऑपरेटिंग टैक्सेस एट्सेट्रा, ठीक है। लेबर्स होते हैं उनको पेमेंट करना, मेंटेनेंस है, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, देखते हैं क्या है। डिप्रिसिएशन जो है इंडस्ट्रियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द वैल्यू ऑफ द पावर प्लांट डिक्रीजेज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू द सेल्वेज वैल्यू, मतलब कि जो पावर प्लांट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, किससे, इनिशियल वैल्यू से किस वैल्यू में, सेल्वेज वैल्यू में या स्क्रैप वैल्यू में, ठीक, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। दिस डिप्रिसिएशन इज ड्यू टू एजिंग, मतलब समय के साथ उसकी जो एज में वृद्धि हो रही है उसके यूज में, और उसके बाद से वियर एंड टीयर के थ्रू वजह से ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स, और क्या है कोरोजन वगैरह लग जाए, हाँ, वेदर के अनुसार। उसके बाद से इनएडिक्वेसी, उसके बाद से ऑब्सोलेंस, ठीक है, ऑफ इक्विपमेंट। फिर क्या है, द डिप्रिसिएशन चेंज represents the amount which is set aside from income every year and placed in depreciation reserve. For calculating these charges, it is necessary to estimate the useful life of plant. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है,
किस पावर प्लांट की कितनी एस्टिमेट वैल्यू है उसको पता करने के लिए, कितनी लाइफ उसकी है, ठीक है। द डिप्रिसिएशन चार्जेस मे बी बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और श्रिंकिंग फंड मेथड और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन चार्जेस को, तो ये 3 मेथड हैं उसके लिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं श्रिंकिंग फंड मेथड, ये क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ दैट एनुअल यूनिफॉर्म डिडक्शन, मतलब कि एक डिडक्शन हो यूनिफॉर्मली एनुअल इनकम में से फ्रॉम इनकम फॉर डिप्रिसिएशन विल एक्यूमुलेटेड टू द कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द पावर प्लांट और इक्विपमेंट। जैसे क्या हो कि हर जब भी हमारी इनकम हो, टोटल इनकम में से हम क्या करें, ये एक डिप्रिसिएशन फंड मतलब सिंकिंग फंड बनाए, उसमें क्या करें कि हम लोग जो भी मतलब एक डिडक्शन वैल्यू है उसको डिडक्ट करके उसमें डिपॉजिट करें, और उससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ जो यूज़फुल लाइफ है हमारी पावर प्लांट की या इक्विपमेंट की, उस समय तक हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम फिर नया पावर प्लांट या नया इक्विपमेंट खरीद सकें बिना किसी मतलब तुरंत लोन वगैरह लेके या फिर ज़्यादा अमाउंट को लगा के, क्योंकि हमारे पास पहले से उसका पैसा मौजूद रहेगा जिसको हम यूटिलाइज करके उसमें इक्विपमेंट या पावर प्लांट ले सकते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द अमाउंट सेट असाइड पर ईयर कंसिस्ट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है उसका, ठीक है। हर साल आपको इतने रुपए उसमें डिपॉजिट करने रहेंगे, ठीक। एंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द ऑल इंस्टॉलमेंट, और जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, ठीक। दिस इज इन्वेस्टेड असाइड आउटसाइड द बिजनेस, और ये आपकी जो बिजनेस है उससे आउटसाइड इसको इन्वेस्ट करना रहेगा। सो डैट फ्रॉम द एंड ऑफ 2 ईयर एंड ईच सब्सिक्वेंट ईयर इंटरेस्ट इज एडेड, मतलब कि हर 2 साल में उस पर इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड होता रहे, ठीक। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ROD इज इक्वल टू होता है IC-S अपॉन 1 प्लस आई के पावर n-1, ठीक है। आई क्या है, फिक्स्ड रेट है और इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है। एस क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप मतलब होता है कबाड़, ठीक है ना। उसके बाद से एन क्या है, सर्विसेबल लाइफ है, कितने लाइफ तक उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। तो कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द सिंकिंग फंड मेथड। तो डाटा क्या, डाटा तो मैंने आगे इवन लिख ही दिया है कि सी की वैल्यू इतनी है, यानी कि कॉस्ट कितनी है एसेट की, क्या से एस मतलब स्क्रैप वैल्यू क्या है, उसके बाद से आई मतलब इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद से ये एन की वैल्यू मतलब सर्विसेबल लाइफ कितनी है, तो उसके बाद से ROD आप निकाल ही लेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें वैल्यू पुट करके, ओके। अब देख लेते हैं अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, पेपर में। तो पहला है पावर कैपेसिटी फैक्टर। तो ये पावर कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या होता है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होती है रेशियो होता है किसका, एवरेज वैल्यू का टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, इसका रेशियो होता है। प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा जो रेटेड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था उसमें हम अगर ये उसमें ऑपरेटिंग हावर से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लांट यूज फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। ये क्या होता है, ये रेशियो किसका होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर और ग्रुप टू द एक्चुअल पीक लोड ऑफ द सिस्टम, इसका ये रेशियो होता है। ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और डी की वैल्यू जो होती है फॉर एवरी 1 से बड़ी होती है। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है एवरेज लोड टू द पीक लोड, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम टाइम। और रिजर्व फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका,
तो ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ लोड फैक्टर टू द कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि m डिवाइडेड बाई ईटा। डिमांड फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड टू द टोटल कनेक्टेड डिमांड। ठीक, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये टाइम दिए रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइम है, लोड है, किस किस टाइम पे कितना। उसके बाद से हमको क्या क्या करना है? ड्रा द लोड कर्व, ड्रा द लोड ड्यूरेशन कर्व, कैलकुलेट द लोड फैक्टर, और क्या कहते हैं, सेलेक्ट सुटेबल जनरेटिंग यूनिट फॉर पावर सप्लाई द लोड, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड द पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसको लोड ड्यूरेशन कर्व बनाया गया है इसका। ठीक है, लोड ड्यूरेशन कर्व है ये। ठीक, किस टाइम में कितने लोड की ज़रूरत पड़ती है, इसके अनुसार इसको बनाया गया है। फिर लोड ड्यूरेशन कर्व है ये लोड कर्व था, ये लोड ड्यूरेशन, इसके अनुसार फिर इसको बनाया जाता है। ठीक है, एनर्जी जनरेटेड, कितनी एनर्जी जनरेट हुई, लोड फैक्टर का भी रेशियो में बताया था, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। कैपेसिटी फैक्टर है एनर्जी जनरेटेड अपॉन कैपेसिटी इनटू ऑपरेटिंग टाइम। ठीक, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाई जनरेटर एक्साइटेशन, उसके बाद से टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, उसके बाद से बूस्टर ट्रांसफार्मर, इससे जो है कंट्रोल किया जाता है वोल्टेज को। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल इसको देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें मैंने केवल एवरेज लोड तक ही मतलब डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसको आप अपने से लगाने का प्रयास करेंगे। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोला है। द डेली लोड साइकिल ऑफ अ पावर स्टेशन इज फॉलोइंग। टाइम दे रखा है 6 से 8, 8 से 12 घंटे, और 12 से 6 16 घंटे, 16 से 20 घंटे, 20 से 24, और 24 से 6। मतलब ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम के 6 बजे एंड हुआ, 24 घंटा। ठीक है, अगला क्या है? लोड लोड कितने हैं मेगावाट में? 20, 40, 60, 20, 50, 20, ऐसे अलग अलग पे हैं। क्या बनाना है हमको? लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, इसको बनाते हैं। लोड कर्व कैसे बनेगा? तो पहले देखिए, ये 20 वाला था ना, मिनिमम से स्टार्ट किया जा रहा है, नहीं पहले से, तो 20 पे कितना था? 6 से 8। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? 20 से लोड लेंगे 20 पे, वाई लाइन पे। उसके बाद से फिर क्या करेंगे? 6 पर तक आएंगे, यहाँ पे 6 तक आ गए। 6 से फिर ऊपर जाएंगे कहाँ तक? 40 पे, 40 पे जाएंगे। 40 पे जाने के बाद देखिए फिर क्या है? 40 पे क्या है? 8 से 12, ठीक ना। तो 40 वाले पे हम 8 तक गए। ठीक, 8 तक गए 40 वाले पे। उसके बाद से फिर कहाँ जाएंगे? 8 पे जाने के बाद से ऊपर फिर 60 पे जाएंगे। 60 पे कहाँ तक जाएंगे? 60 पे जाएंगे हम, सॉरी, ये 40 वाले पे 12 तक जाएंगे, 8 से 12। ये 20 वाला जो था वो कहाँ था? 8 तक गया था। ठीक, 60 वाले पे कहाँ तक जाएंगे? कांस्टेंट लोड रहेगा कहाँ तक? 60 पे 16 तक। फिर 16 से फिर नीचे आएंगे, कितने पे जाएंगे? 20 पे। 20 पे कितना कांस्टेंट लोड रहेगा? तो 16 से लेके कितना तक? 20 तक। फिर जाएंगे हम 50 पे। 50 पे कितना रहेगा? तो 20 से लेके, ये 20 था, तो 20 से लेके कितने तक? 24 तक। उसके बाद से कितने पे जाएंगे? 20 पे जाएंगे। फिर 20 पे आए नीचे, फिर कितने तक रहेगा? तो 20 पे रहेगा 24 से लेके 6 तक। ठीक ना, फिर ये एक लाइन खींच देंगे। अगला देखते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है। तो यहाँ देखिए, ये लोड है कितना कितना, उस पर टाइम कितना लगा। उसके बाद से फिर परसेंटेज ऑफ टाइम निकाला जाता है लोड ड्यूरेशन कर्व में। तो ये जो कर्व होता है लोड और लोड ड्यूरेशन परसेंटेज ऑफ टाइम के बीच में बनाया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं? तो टोटल टाइम जो होता है वो हम 24 लेते हैं, और कितना हमारा टाइम यहाँ लगा उसको देखते हैं। तो 24 में से 24 पूरा लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे 100% है। फिर यहाँ 24, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं।
12 लगा है ना, तो कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। 12 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, तो ये 12 जो है वो 24 का कितना परसेंट है, तो 50% है। ठीक, इसी तरह से ये सब निकाला गया है इसका। ठीक, अब कर्व देखते हैं कैसे बनता है। तो 60 पे देखिए, 60 पे इधर से स्टार्ट किया, 60 पे कितना था मैक्सिमम, तो 60 से यहाँ फिर 50 पे आते हैं। कब कितने पे आते हैं 50 पे, तो हम ये 50 जो परसेंटेज ऑफ टाइम है वो देखते हैं। 50 है, यानी कि 60 से 50 पे जाने पे कब आएंगे, 50% टाइम वाले पे आएंगे। ठीक है ना, तो यहीं पे हम नीचे आए, फिर 50 पे गए, फिर देखते हैं 50 से फिर कितने पे आए, 66.67 वाले पे आएंगे नीचे, फिर कितने पे जाएंगे, 40 पे गए। उसके बाद से फिर देखिए ये 83.33 पे 40 वाले पे, फिर 83.33 तक गए। ठीक ना, और 20 पे रुके, 20 लोड वाले पे। ठीक ना, फिर 20 से 100% हो गया, तो 100% पे हम लोग नीचे आ गए। ठीक, अब देखते हैं पोल्यूशन ड्यू टू पावर प्लांट। कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, तो पहला है एयर पोल्यूशन। ठीक है, इमिशन ऑफ SO2, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह, और जनरल हाउस ग्रीन हाउस गैसेज CO2 वगैरह का इमिशन होता है। और वाटर पोल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन मतलब जानते हैं क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू रिवर्स। ठीक ना, कॉमनली प्रोड्यूस थर्मल पोल्यूशन, जैसे क्या हो कि जो हीटेड वाटर है उसको हम लोग अगर डायरेक्टली रिवर्स वगैरह या फिर पॉन्ड्स वगैरह में यूज करने के बाद उसमें डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो टेम्परेचर है वाटर का वो इंक्रीज रहता है। तो उससे एक तो वो वहाँ के सी जो एनिमल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट डालता है, और दूसरा ये एक थर्मल डिस्चार्ज ग्रेडियंट इंडेक्स होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक ना, जिससे कई सारे काजेज हो सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि इट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस डेट चेंज एम्बियंट वाटर टेम्परेचर, जो कि किसी भी मेथड से वाटर का जो एम्बियंट टेम्परेचर है उसको क्या करते, चेंज कर दे। ठीक ना, तो इससे क्या होती है, वाटर की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेडेशन उसमें होता है, डिक्रीज करती है क्वालिटी उसकी। The common cause of thermal pollution is the use of water as a coolant by power plant। इसका जो मेन काज है वो वाटर का यूज करना थर्मल पावर प्लांट में एज अ कूलेंट। ठीक ना, एक ये क्या कहते हैं, थर्मल डिस्चार्ज इंडेक्स होता है, इसकी ये एक रेशियो होता है किसका, थर्मल पावर टू द इन्वायरमेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। ठीक, शुड बी लो एज पॉसिबल, इसको मतलब हमेशा कम होना चाहिए जो रेशियो है इंडेक्स। कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेपरेट लेक, कूलिंग पॉन्ड्स को बना के, उसके बाद से कूलिंग टावर्स को बना के। ठीक है, वेरियस इन्फ्लुएंट्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कौन कौन से, गैसियस इन्फ्लुएंट्स, उसके बाद से यूरेनियम माइंस, मिल ट्रेडिंग, उसके बाद से लो लेवल वेस्ट LLL, हाई लेवल वेस्ट HLW। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, जानते ही हम लोग कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन पर, और जो भी सर्वाइविंग एनिमल्स हैं वगैरह उन पे भी। ठीक है, न्यूक्लियर पोल्यूशन में किससे किसके थ्रू हो सकता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के थ्रू हो सकता है, बीटा पार्टिकल के थ्रू हो सकता है, और गामा रेस के थ्रू पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स के थ्रू तो कोई मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव है टिश्यूज़ के लिए, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए। थर्मल पावर प्लांट पोल्यूशन क्या है, तो इसमें कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, तो सल्फर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रस यानी NOx,
और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, थर्मल पोल्यूशन जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, और पार्टिकुलेट इमिट्स जो ये क्या कहते हैं PM2.5 जो होता है उससे क्या क्या कहते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है उस पर। तो PM2.5 पार्टिकल्स आर हैजार्डस टू ह्यूमन बिकॉज दे आर स्मॉल इनफ टू इंटर द लंग्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं तो लंग्स में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। काजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो जो सांस लेने की जो तकलीफ़ होती है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये 5th यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने आप दोस्तों से इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।